दोस्तों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका इतिहास के इस नए वीडियो में। और आज चर्चा होने वाली है भारतीय इतिहास के वर्गीकरण की। ये जो वर्गीकरण आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास का, ये बड़ा ही विवादास्पद रहा है और काफ़ी समय तक कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया। लेकिन क्या वो सब वर्गीकरण सही थे या वो सब वर्गीकरण अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए किए गए थे? आज हम इसी बात की पड़ताल करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास को यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका वर्गीकरण तो हमको पता होना ही चाहिए। अब सवाल यह है कि भारतीय इतिहास के वर्गीकरण को किस किस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया और कौन सा प्रस्तुतिकरण का जो आयाम है या डायमेंशन है वो हमारे लिए उपयुक्त है। आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। ठीक है, हमने इसमें हेडिंग भी दी है आपको कि मसीही दौर से वर्तमान तक विभिन्न आयाम। यानी ऐसा नहीं है कि केवल इतिहास का जो वर्गीकरण है वो एक रेखीय है, यानी एक रूपता से भरा हुआ नहीं है, क्योंकि अलग अलग समय अलग अलग संदर्भ ग्रहण करते हैं और संस्कृति कला का विकास करते हैं। इसीलिए केवल धर्म व्यक्ति विशेष के संदर्भ में इतिहास के किसी एक खंड को बांट देना कितना सही है और कितना गलत है, आज इसी बात की हम पड़ताल करेंगे। तो जैसा कि टॉपिक है भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, इस बेहद संवेदनशील टॉपिक की हम पड़ताल करेंगे। आप आखिर तक वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि इसमें किस प्रकार से आपको भारतीय इतिहास के वर्गीकरण के सही तथ्यों को बताने का प्रयास किया गया है। देखें तो भारतीय इतिहास का जो वर्गीकरण है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से निकलकर सामने आता है। और जब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के वर्गीकरण की धारणा को, तो पहली बार ये औपनिवेशिक काल में हमको देखने को मिलती है। यानी कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियल पीरियड। यानी कि औपनिवेशिक काल के दौरान ये धारणा बनी कि भारत के इतिहास को बांटा जाए और तब उसका अध्ययन किया जाए। तो आमतौर से एक परंपरा रही कि प्राचीन भारत को हिंदू काल कहा गया, मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल कहा गया और जो आधुनिक भारत था उसको ब्रिटिश राज कहा गया। ठीक है, बाद में इस हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश से आगे बढ़ते हुए कुछ लोगों ने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का कॉन्सेप्ट भी दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो शुरुआती चरण में हिंदू राज, मुस्लिम राज और ब्रिटिश राज की कल्पना आई वो ब्रिटिश लोगों ने पेश की, तो वो क्यों की? आप देखें तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भारत पर चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्यकालीन भारत हो, और तो एक प्रकार के जो तानाशाह हैं, जो धार्मिक तानाशाह हैं, उनका शासन रहा है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखें कि किसी भी एक समय में केवल एक ही धर्म के लोग भारत में नहीं रहे, अनेक धर्मों के लोग भारत में रहे। तो इस प्रकार से केवल धार्मिक आधार पर इसको बांट देना ठीक नहीं है। मगर फिर भी इसको बांटा गया हिंदू राज, मुस्लिम राज और ब्रिटिश राज। तो इसके पीछे एक धारणा थी सांप्रदायिक विभाजन की, ताकि भारत में फूट डालो राज करो की नीति और उससे संबंधित संकल्पनाओं का विकास किया जा सके। और ऐसा करके क्या हासिल किया जा सकता था? तो ब्रिटिश शासन के लिए दृढ़ता, यानी जितना भारतीय लोगों में फूट पड़ेगी उतना ही ब्रिटिश शासन के को मजबूत बनाने में वो मदद करेगा। वो कभी भी एकजुट होकर एक राष्ट्र का रूप नहीं ले पाएंगे और सांप्रदायिक विभाजन के अंतर्गत आपसी विवादों में उलझ कर रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप देखें तो औपनिवेशिक काल में भारत के इतिहास को बांटने की एक परंपरा शुरू हुई, जिसमें कुछ लोगों ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कह के संबोधित किया। बाद के इतिहासकारों ने उसको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के रूप में डिफाइन करने का प्रयास भी किया। लेकिन दोनों तथ्य हमारे सामने हैं। पहला कि ब्रिटिश शासन की दृढ़ता का आधार वो बनता, और दूसरा सांप्रदायिक विभाजन को इससे बढ़ावा मिलता। आखिरकार इस धारणा के कौन लोग थे जो इस प्रकार के विभाजन का पक्ष ले रहे थे? तो हम देखें तो एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था, आप गौर करिएगा, तो एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री हुए थे जिनका नाम था जेम्स स्टुअर्ट मिल। ये एक विद्वान भी रहे, जेम्स स्टुअर्ट मिल, और ये स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक फिलॉसफर भी थे। यानी एक प्रकार से विषयों की मार्मिकता
और उनकी तार्किकता को गढ़ने वाले व्यक्ति थे। 1817 में इन्होंने एक पुस्तक रिलीज की थी और भारत का जो इतिहास है उसको 3 वॉल्यूम 3 खंडों में प्रकाशित किया था, और जिसका नाम था भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, और ये इन्हीं की धारणा थी कि इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ये कहकर बताया कि प्राचीन भारत हिंदू राज, मध्यकालीन भारत मुस्लिम राज और आधुनिक भारत जो है वो ब्रिटिश भारत है। और ये भारतीयों का सौभाग्य है कि ब्रिटिश उनको आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी प्रदान करने हेतु आए हैं, और ये भारत का एक प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अब देखा जाए कि इस स्कॉटिश अर्थशास्त्री की धारणा भी पूर्वाग्रहों से पीड़ित थी, और आमतौर से आज वर्तमान में इसकी धारणा को स्वीकार नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं। स्कॉटिश अर्थशास्त्री की जो ये विभाजन की धारणा थी, इसका दोष क्या था, ये क्यों नहीं मानी जाती? देखिए, यह विभाजन इस आधार पर आधारित था कि शासकों का धर्म, बेसिकली जो रूलर्स हैं, ये उन्हीं के धर्म को केंद्र में रखता है कि सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था और समाज और संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आता। ये बात बिल्कुल झूठ है। समाज में परिवर्तन आता है, संस्कृति में परिवर्तन आता है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है। ठीक है, अगर इस विभाजन के दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो अपार विविधता है उसकी उपेक्षा हो जाती। ठीक है, यही कारण है कि भारतीय इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया, और बहुत कम लोग इसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी रूपांतरण यहाँ पर दिया गया है कि कैसे शासकों का धर्म सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है और समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के ही ये विभाजन किया गया था, जो हिंदू, मुस्लिम और आपका ब्रिटिश। लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष ये था कि ये भारत के और भारतीय उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा करता था, इसलिए वर्तमान में इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। अब सवाल ये कि तो वर्तमान में किस रूप में इतिहास के विभाजन को स्वीकार करते हैं? तो वर्तमान में हम देखें तो भारतीय इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल, महाकाव्य काल और ऐतिहासिक काल, जिसको साक्षर इतिहास भी कहते हैं, 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आप देखें कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो पूरा स्टोन एज है, जबकि प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल में 2 सभ्यताएं आती हैं, एक तो आपकी वैदिक सभ्यता और एक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। यानी प्रोटो हिस्ट्री में इन दोनों सभ्यताओं के अलावा और कोई सभ्यता नहीं आती, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, महाकाव्य काल और ऐतिहासिक काल दोनों एक ही हैं। 6th सेंचुरी BC का ये समय है, लेकिन समझाने के लिए इसको अलग अलग किया गया। ये दोनों 6th सेंचुरी BC का दायरा है, यहाँ से यहाँ तक, मगर इनको अलग दिखाया गया है। महाकाव्य काल के अंतर्गत हमारे 2 महाकाव्य आते हैं, एक तो रामायण और दूसरा महाभारत। ठीक है, ये 2 हमारे महाकाव्य हैं। जबकि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमारे जो काल आते हैं उसमें आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, इन सबको इसके अंतर्गत हम समाहित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आखिरकार वो धारणा अपनाई गई कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत ये पार्ट हैं हिस्टोरिक पीरियड के। तो आखिरकार इन दोनों सभ्यताओं को, जो बहुत पुरानी हैं, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, आप देखें कि जब हड़प्पा खोजा गया तो उससे पहले ये माना जाता था कि भारत में वैदिक सभ्यता ही सबसे प्राचीन है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो ये बात स्पष्ट हो गई कि आर्यों से पहले भी इस देश में कोई रहता था। अब ये इतनी पुरानी सभ्यताएं हैं दोनों, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दोनों को ऐतिहासिक काल या प्राचीन भारत में क्यों नहीं रखा गया? इनके लिए ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया, प्रोटो हिस्ट्री? ये बात हम समझेंगे। भाई दोनों इतनी पुरानी हैं तो आखिरकार यहाँ इनको रख सकते थे, मगर आप कल्पना करिए कि इतनी प्राचीन होने के बाद भी इनको प्राचीन भारत में जगह नहीं दी गई, अलग वर्ड इस्तेमाल किया गया है प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल। क्यों? इसी बात की पड़ताल हम करेंगे। और फिर भारत में जो ये ऐतिहासिक काल है 6th सेंचुरी BC में शुरू होता है, आप देखें यहाँ पर, तो ऐतिहासिक काल में और प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में अंतर क्या है, इस बात को भी हम समझने का
प्रयास करें। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को पहले समझते हैं कि यह उपकरण संस्कृति पर आधारित एवं विभाजित काल था, बेस्ड अपॉन द टूल टाइप्स कल्चर, ठीक है, एंड डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। आप गौर करें कि सबसे पहले टूल्स बनाए गए, ये उपकरण बनाए गए, और जो उपकरण बनाए गए थे वो पाषाण के थे। ठीक है, पाषाण को वैज्ञानिक भाषा में लिथिक भी पुकारा जाता है, स्टोन ऑल्सो कॉल्ड एज लिथिक इन द साइंटिफिक लैंग्वेज। और जिस पत्थर के सबसे पहले औजार बनाए गए थे उस पत्थर का नाम था क्वार्टजाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी उपकरण बने सबसे पहले पाषाण के बने, पाषाण को वैज्ञानिक भाषा में लिथिक भी पुकारते हैं, और जिस पत्थर के उपकरण बनाए गए थे उसका नाम था क्वार्टजाइट। दूसरा सवाल यहाँ पे उठता है कि भारत में जो सांस्कृतिक परंपरा है, तो भारत में सबसे पहले कौन सी संस्कृति का विकास देखने को मिलता है? तो आपको आंसर करना है जनजातीय संस्कृति का विकास भारत में। अभी मैं आपको समझा भी दूंगा कि जनजाति क्यों थी। अब तीसरा आप देखें कि प्री हिस्ट्री इज द ओनली पीरियड डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, और कोई नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इनके औजार ही मिले थे, उपकरण ही मिले थे, और इसी आधार पर हमने इसको बांटा है। तो इसको 4 भागों में बांटा है, पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण, मेसोलिथिक यानी मध्यपाषाण, नियोलिथिक यानी नवपाषाण, और कहीं कहीं पर नियोलिथिक को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी पुकारते हैं, और ताम्रपाषाण काल चालकोलिथिक पीरियड। स्पष्ट है बात? तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे देश में संस्कृति पनपी है शुरुआती चरण में, वो जनजातीय संस्कृति है। वो जनजातीय संस्कृति क्यों है? ठीक है, आइए देखते हैं। आप देखें कि आदि मानव ने अपना जीवन जब शुरू किया तो वो अर्ध खानाबदोश था, यानी वो सेमी नोमैडिक था, और साथ में वो पैस्ट्रल भी था, चरागाही भी था। यानी वो अपना भोजन जो था वो इकट्ठा करता था, ठीक है, यात्राएं करता था, और अपने भोजन को एकत्र करता था पौधों से, ठीक है, वनस्पति से। लेकिन उसके साथ साथ वो अपने पशुओं को भी लेके चलता था, उनको चराता था, क्योंकि वो उनके आपातकाल के भोजन थे। अगर वो उन्हें नहीं पालेगा तो वो मर जाएंगे, और फिर उसका आपातकाल का जो भोजन है वो समाप्त हो जाएगा। तो यानी आप देखें कि भोजन को एकत्र करने की विधि है ये खानाबदोश होना, तो और पैस्टोरल चरागाही, ये इनके जीवन के पारंपरिक मूल्य थे। पूरी दुनिया में जिस किसी भी संस्कृति में ये विधि और ये मूल्य पाए जाते हैं, उस संस्कृति को जनजातीय पुकारा जाता है। ठीक है, आप देखें कि ऋग्वैदिक काल भारत में एक जनजातीय काल ही है, कबीलों का काल है, और भारत का नाम जो भारत है वो भी एक जनजातीय नाम है, जो राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर भारत है। ठीक है, भरत क्या था? ऋग्वैदिक काल का कबीला, और कबीला माने होता है जनजाति। स्पष्ट है? यानी भारत में सबसे पहले जनजातीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसके जो भोजन एकत्र करने की विधि और पारंपरिक मूल्य, उसको जनजाति बनाते हैं। यानी अर्ध खानाबदोश भी था, चरागाही भी था। तो ये पारंपरिक मूल्य हो गए, ये इनकी भोजन एकत्र करने की विधि हो गई। पूरी दुनिया में ये विधि और मूल्य जिस भी समाज के होते हैं वो जनजातीय समाज कहलाता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जो मैंने आपको बताए भी थे कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास के कालखंड का एकमात्र भाग है जिसका विभाजन पत्थर के उपकरणों के आधार पर किया गया है। पाषाण आदि मानव के द्वारा उपयोग किया गया पहला प्राकृतिक संसाधन था स्टोन। ठीक है, स्टोन वाज द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स यूज्ड बाय द प्रिमिटिव मैन। देखो, साधन में और संसाधन में अंतर होता है। जब तक कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के उपयोग के लायक नहीं बन जाती तो वो साधन होती है, लेकिन जब वो किसी के उपयोग के लायक बन जाते हैं तो साधन से संसाधन कहलाते हैं। ये तो पत्थर भी एक तरह से ज़मीन पर बेकार पड़ा था, लेकिन जब उसने उसको तराश कर औजार के रूप में कन्वर्ट कर लिया तो औजार के रूप में जब इस्तेमाल होने लगा तो वो उपयोगी हो गया मनुष्य के लिए। तो साधन से क्या बन गया? संसाधन। और प्राकृतिक इसलिए था क्योंकि पत्थर तो मनुष्य ने बनाया नहीं, प्राकृतिक रूप से उसको प्राप्त होता था। ठीक है, पाषाण को वैज्ञानिक भाषा में लिथिक भी पुकारा जाता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रारंभिक आदि मानव के उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे, ये मैंने आपको बताया। भारत में सबसे पहले जनजातीय संस्कृति का विकास हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडिया जो कि भारत भी पुकारा जाता है, में भारत एक जनजातीय नाम है। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत है। भारत ऋग्वैदिक काल का एक कबीला था और कबीला माने होता है जनजाति। आदि मानव के प्रारंभिक उपकरण भारत में नर्मदा नदी घाटी और सोहन नदी घाटी जो वर्तमान में पाकिस्तान में से प्राप्त हुए। ये जो नर्मदा नदी घाटी है तो भारत में ही है, लेकिन बंटवारा होने के बाद जो सोहन नदी घाटी है ये पाकिस्तान पश्चिमी पंजाब में थी, अब पाकिस्तान का भाग है, तो वहां से प्राप्त हुए थे। हस्त कुठार आदि मानव के द्वारा निर्मित प्रथम उपकरण था, हैंड एक्स। ठीक है, तो देखो ये कहावत भी बनी है कि ये हस्त कुठार जो था ये कुल्हाड़ी की ही तरह था, लेकिन बस इसमें जो लकड़ी का डंडा लगाया जाता है वो नहीं था, बल्कि इसको हाथ से पकड़ के चलाते थे, इसीलिए इसे हस्त कुठार कहते थे। ठीक है, और जब इसमें लाठी का डंडा लग गया तो पेड़ों की शामत आ गई, और कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणी भी की थी कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। समझ में आई बात? तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये सब फैक्ट हैं जो भी मैंने आपको बताया। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का आदि महाकाव्य रामायण से संबंधित तथ्य को देखिए। वैदिक साहित्य के बाद रामायण और महाभारत का विशेष महत्व है। ये जो हमारा वैदिक लिटरेचर है उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मान्य है तो वो रामायण और महाभारत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। जो महर्षि वाल्मीकि थे वो इसके रचनाकार माने जाते हैं। रामायण का रचनाकाल सामान्यतः ईसा पूर्व 5वीं सदी के आसपास स्वीकार किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रामायण भारत का प्राचीनतम महाकाव्य है। रामायण इज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ इंडिया। इट रिटन बाय द महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, रामायण की रचना किस रूप में हुई है, इस रूप को ध्यान रखिएगा। तो रूप श्लोक है, भाषा प्राक संस्कृत है, भाषा में और रूप में अंतर है। तो श्लोक रूप में हुई है, उसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, भी ध्यान रखिएगा। रामायण की भाषा प्राक संस्कृत है, ये थोड़ी डिफरेंट है। आज की जो संस्कृत हमारी जो बोली जाती है उसमें तो थोड़ा परिवर्तन है। ठीक है, तो ये आपको बतानी है। रामायण के खंडों को, यानी डिविजन्स ऑफ रामायण इज टू कॉल्ड कांड। आपने पढ़ा वो सुंदर कांड, हनुमान जी लंका दहन करते हैं ना, उसमें तो वही है। तो और कुल कांडों की संख्या 7 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, टोटल 7। ठीक है, तो 7 कांड है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेम यही इसमें जो मैं अभी आपको हिंदी में बताया, इसका अंग्रेजी रूपांतरण है। रामायण एंड महाभारत हैव द स्पेशल इंपॉर्टेंस in India after Vedic literature. Maharshi Valmiki is believed to be the author of Ramayana. The composition of Ramayana was generally accepted around the 5th century BC. Ramayana is the oldest epic of India. Ramayana has been composed in shlokas and it has total 24,000 verses. The language of Ramayana is called Old Sanskrit, which is slightly different from the present Sanskrit. Sections of Ramayana are called Kanda. The total number of Kanda is 7. ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात महाभारत की करते हैं। तो जैसे रामायण भारत का प्राचीनतम है, तो ये सबसे लंबा महाकाव्य है। ठीक है, तो महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, ये आप ध्यान रखिएगा। रामायण की जो रचना है वो भी श्लोक रूप में हुई है और इसमें 1,00,000 श्लोक है, ध्यान रखिएगा। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी को माना जाता है। महाभारत 4 नामों से जाना जाता है। इसमें सबसे पहला नाम इसका जय संहिता, दूसरा भारत संहिता, तीसरा महाभारत और चौथा शताब्दी संहिता। आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा नाम जो है वो एक युद्ध पर आधारित नाम है, तो ये महाभारत एक बैटल बेस्ड नेम है। ठीक है, महा माने बड़ा, भारत माने युद्ध होता है। महाभारत की भाषा प्राक संस्कृत है, जो वर्तमान संस्कृत थोड़ी सी भिन्न है। महाभारत के खंडों को पर्व पुकारा जाता है और इसमें कुल पर्वों की संख्या 18 है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है भीष्म पर्व। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पर्व में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और आदि पर्व जो है वो महाभारत का सबसे लंबा अध्याय है। तो आप देखें कि जो कुरुक्षेत्र का मैदान है उसमें गीता का उपदेश दिया, जहाँ कर्म योग बताया था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, और कहा था कि जब जब होती धर्म की हानि प्रभु धरा पर आया है, फल की इच्छा छोड़ कर्म कर, गीता में बतलाया। तो उसका भ्रम मिटाते हैं अर्जुन का। तो वो किस पर्व में है? भीष्म पर्व में, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। इसमें सेम वही बात है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताई थी।
Mahabharata is the longest epic in the world. The Mahabharata has also been composed in the form of shlokas, and it has a total 1 lakh verses. Ved Vyas is believed to be the author of Mahabharata. The Mahabharata is known by the 4 names, first of which is Jay Samhita, second Bharat Samhita, third Mahabharat, and fourth one is Shat Shatabdi Century. ठीक है, संहिता. The language of Mahabharata is Old Sanskrit, which is slightly different from the present Sanskrit. The section of Mahabharata are called Parva, and total number of Parva is 18. ठीक है. Lord Krishna preached the Gita to Arjun in the field of Kurukshetra. ठीक है. In the Bhishma festival. Adi Parva is the longest chapter of Mahabharata. ठीक है, स्पष्ट हो गई बात. अब सवाल ये है कि ये जो प्रोटो हिस्ट्री है और हिस्ट्री है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इसको भी समझना है. मैंने आपसे पूछा भी था ये सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, बावजूद इसके इनको प्राचीन भारत में क्यों नहीं रखा गया, अलग वर्ड यूज किया गया, प्रोटो हिस्ट्री. तो इसके बीच का जो पैमाना है वो है लिटरेसी, साक्षरता. ये आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों सभ्यताओं को प्राचीन भारत में जगह नहीं देने का कारण है लिटरेसी. क्योंकि आप देखें कि हमने 6th सेंचुरी BC को ऐतिहासिक काल कहा और इसको साक्षर इतिहास भी कहा जाता है. और साक्षर इतिहास के पार्ट 3 है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया. ठीक है. अब क्योंकि ये तीनों लिटरेसी के पैरामीटर को पूरा कर रहे हैं जबकि ये दोनों नहीं कर रहे थे, इसीलिए इन दोनों को प्राचीन भारत में जगह नहीं दी गई. अब वो लिटरेसी का जो पैरामीटर है वो क्यों फॉलो नहीं कर रहे थे, ये हमें समझना पड़ेगा. तो देखते हैं इसको. आइए देखो, अब सवाल है कि लिटरेसी का मतलब है लिखना और पढ़ना, यानी उसी को लिटरेट माना जाएगा जो व्यक्ति लिख और पढ़ दोनों सकता होगा. ठीक है. अब सवाल क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंडिया गवर्नमेंट हु इज लिटरेट. ठीक है. तो यहाँ पर स्पष्ट पैरामीटर है कि देयर आर 22 लैंग्वेजेस प्रिस्क्राइब्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इफ एनीबडी इज एबल टू रीड एंड राइट एनी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल इज लिटरेट, अदरवाइज इलिटरेट. यानी भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में अगर कोई व्यक्ति लिख और पढ़ दोनों सकता है तो साक्षर माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा. तो यहाँ पर पैरामीटर लिखना और पढ़ना. ठीक है, समझिए बात. अब प्रोटो हिस्ट्री में हम देखेंगे पहली सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, तो इसकी लिपि उपलब्ध है, यानी ये लोग लिखते थे मगर हम इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए. यानी कुल मिलाकर साक्षरता का जो पैरामीटर लिखना और पढ़ना यहाँ पूरा नहीं हो रहा है. ठीक है. ऐसे ही दूसरा है वैदिक सभ्यता. ये ओरल ट्रांसमिट करते थे. ठीक है. वैदिक पीपल ट्रांसमिट देयर लिटरेचर ओरली जनरेशन टू जनरेशन अंटिल राइटिंग वेरी लेट. यानी लिखा बहुत बाद में गया. ये भी लिटरेसी के पैरामीटर को पूरा नहीं कर रहे. जबकि 6th सेंचुरी BC को अगर हम देखें तो यहाँ पर लिपि भी उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, तो ये करते हैं. तो क्योंकि ये दोनों सभ्यताएं लिटरेसी के पैरामीटर को पूरा नहीं करती थी, इसीलिए इनको साक्षर इतिहास में जगह नहीं दी गई. और साक्षर इतिहास का पहला खंड प्राचीन भारत है. ठीक है. तो जाहिर सी बात थी कि इसीलिए इन दोनों सभ्यताओं को प्राचीन भारत में स्थान नहीं दिया गया. इनके लिए अलग वर्ड इस्तेमाल किया गया, प्रोटो हिस्ट्री. ठीक है. आगे आइए. ठीक है. अब आप देखें तो यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी लिखते थे. मैं इस बात को आपको समझा देता हूँ कि सिंधु वासियों की अपनी एक विशिष्ट लिपि थी जो कि दाएं से बाएं और पुनः बाएं से दाएं सर्पिलाकार रूप में लिखी जाती थी, स्पाइरल शेप में, ऐसे 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 ऐसे. ठीक है. लिखी ऊपर लिखी भी हुई है आपके सामने, देखिए. और इसमें 64 मूल अक्षर थे. अपनी प्रकृति में भाव चित्रात्मक थी. अभी तक इस लिपि का अर्थ ज्ञात नहीं हो पाया है. इस प्रकार की लिपि को ब्रेस्टोफोडन लिपि के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. आप देखें कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जा रही है, फिर बाएं से दाएं आ रही है. तो ये स्पाइरल शेप है इसका, ऐसे ऐसे ऐसे. दूसरा, ये पिक्टोग्राफिक इसलिए है भाव चित्रात्मक, इसमें चित्रों के जरिए अपनी बात को रखते थे. उदाहरण के लिए मान लो चांद की बात कर रहे हैं तो चांद बना दिए, सूर्य की बात करें सूर्य बना दिए. चित्रों के जरिए अपनी बात को रखते थे. क्लियर है बात. इसीलिए पिक्टोग्राफिक भी थी. एंड दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट ऑल्सो नोन एज ब्रेस्टोफोडन स्क्रिप्ट. ठीक है. ये भी आप ध्यान रखिएगा. भाव चित्रात्मक थी, ब्रेस्टोफोडन लिपि, जो 64 मूल अक्षर इसमें स्थापित थे. ठीक है. इसमें लिखा हुआ साहब, द इंडस पीपल had their own special script which was written from right to left and again
It was written in a spiral form, left to right. It had 64 basic letters or original signs, and it was, ठीक है, it was basically pictographic in nature. ये जो वर्ड है तो इसको आप ध्यान रखना है, इसमें जो वर्ड प्रॉपर आएगा पिक्टोग्राफिक लेना है हमको, ठीक है, नेचर, बट द मीनिंग ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज नॉट येट नाउ, हम इसको पढ़ नहीं पाए, तो इस बात का भी आपने ध्यान दिया, इसको भी आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। ये भी प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। तो वैदिक आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, तो आपको बताना है संस्कृत बोलते थे, ठीक है, यहाँ पे समझिए इस बात को। वैदिक संस्कृति किसकी संस्कृति रही, सभ्यता, तो अब आपको बताना है आर्य की। आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। उन्होंने किस चीज को प्रसारित किया, वैदिक साहित्य को, और किस रूप से किया, ओरली किया, ठीक है। तो द वैदिक पीपल ट्रांसमिट देयर लिटरेचर ओरली जनरेशन टू जनरेशन अंटिल राइटिंग वेरी लेट। स्पष्ट है, इसको ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ऐतिहासिक काल की अब हम बात करने वाले हैं। तो ऐतिहासिक काल इतिहास के कालखंड का वह भाग है जिसके लिए न केवल लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं ये, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक पढ़ा भी जा सकता है। भारत में पढ़े जा सकने वाले प्रथम अभिलेख अशोक के काल से संबंधित हैं। इसका समय 300 ईसा पूर्व के आसपास, यानी भारत में अशोक के अभिलेख जो है वो सबसे पहले पढ़े गए। अशोक भारत का एकमात्र सम्राट था जिसने न केवल अपनी प्रजा से सीधा संपर्क स्थापित किया, बल्कि अपने अभिलेखों के माध्यम से उन्हें संबोधित भी किया, और अपने संबोधन के उद्देश्य के लिए अशोक ने 3 माध्यम और 4 लिपियों का उपयोग किया था, ठीक है। यानी साक्षर इतिहास में लिखा हुआ पढ़ पाते हैं। साक्षर इतिहास 6th सेंचुरी BC में शुरू होता है, हिस्टोरिक पीरियड, और इसी को लिटरेट हिस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ पढ़ भी पाते हैं, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख पढ़े गए जो 300 ईसा पूर्व BC के हैं, और उसने अपनी बात को रखने के लिए 3 माध्यम और 4 लिपियों का उपयोग किया था। वो क्या थे 3 माध्यम और 4 लिपि, वो भी आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए 3 माध्यम की अगर हम बात करें, 14 शिलालेख यानी 14 रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, 7 पिलर एडिक्ट्स 7 स्तंभ लेख, 2 गुफा लेख 2 केव एडिक्ट्स, यानी 14 रॉक एडिक्ट, ठीक है, 7 पिलर एडिक्ट और 2 केव एडिक्ट इस्तेमाल किए। तो ये 3 माध्यम उसने इस्तेमाल किए। जबकि 4 लिपि की अगर हम बात करें तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी, ग्रीक, इन 4 लिपियों का इस्तेमाल किया था। अब इसमें सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई सबसे पहले अशोक की कौन सी लिपि पढ़ी गई और सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक ने किस लिपि में जारी किए थे। तब आपको बताना है कि इसमें सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को ही पढ़ा गया था, और अशोक ने सबसे ज़्यादा अपने जो अभिलेख हैं वो भी ब्राह्मी लिपि में ही जारी किए थे। यहाँ मैंने इस बात को दिया भी है, किसने पढ़ा, तो एक ब्रिटिश विद्वान हुए थे जेम्स प्रिंसेप, वर्ष 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का अर्थ ज्ञात करने में सफल रहे। उसके द्वारा सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जा सका, और अशोक ने इसी ब्राह्मी लिपि में ही अपने सबसे अधिक अभिलेख जारी किए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप was the first scholar who identified the Ashokan inscriptions in India, and first he identified Brahmi script, and large number of Ashokan inscriptions were written in this same script too. क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा 1837 में किया गया था। अब एक बार इसको ब्रीफ कर लेते हैं, सारांश कर लेते हैं कि जो आप एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न बताते हैं, these 3 are the part of historic period, not history, historic period, ठीक है। एंड हिस्टोरिक पीरियड इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। स्पष्ट है। तो कुल मिला के भारत के इतिहास को अगर हम बांटते हैं तो प्रागैतिहासिक काल जो कि पाषाण एज है, स्टोन एज है, प्रोटो हिस्ट्री जिसमें वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता आती है, ध्यान रखिएगा। एपिक एज इसी का ही भाग है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का ही, इसको केवल समझाने के लिए अलग दिखाया है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल 6th सेंचुरी BC में शुरू होता है, और हमारे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर है बात। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अब जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत के इतिहास का विभाजन कीजिए, तो केवल आप प्राचीन, मध्य, आधुनिक नहीं बताएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये सवाल आपसे बन सकता है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत इतिहास के भाग हैं या ऐतिहासिक काल के भाग हैं, तो यू हैव टू आंसर कि these 3 are the part of historic period, and historic period is
वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये बात आप समझिए, इसको मैंने आपको समझाया, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। और भाई यूट्यूब ने बताया है कि 66% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वो उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करिए, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है और हाँ, इसमें हमारा हौसला ही बढ़ता है ताकि हम आपके लिए बेहतर काम कर सकें। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, खासतौर से पीपीटी में, और ये आपको एक बुक से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने का काम आती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।